कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे हम एनालाइज करते हैं एंड क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन कंपाउंडर स्टॉक्स की डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल स्टॉक्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम शेयर करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं। ईयर ऑन ईयर उनकी परफॉर्मेंस पे हमें ध्यान देना होता है। अब इसको आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। हमारे जो मिस्टर वीके हैं, मिस्टर वीके को हम भरोसा क्यों करते हैं व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग परफॉर्मेंस? हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ उनका बैटिंग एवरेज बेहतरीन है बल्कि ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे कंपाउंडर स्टॉक की कैटेगरी में आता है या नहीं, उसको फिगर आउट करने के लिए हमें उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे हम देखते हैं कौन से वो फिल्टर्स है जिनको कि हम अप्लाई करते हैं, और हम यहाँ पे क्वेरी भी क्रिएट करेंगे। उस पर जाने से पहले इस चार्ट पे मैं आपको ले आऊँगा। ये चार्ट है एशियन पेंट का। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एशियन पेंट में ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं होती है, एशियन पेंट में भी गिरावट होती है और गिरावट होने के साथ ही साथ नया हाई बनाता है। पिछली गिरावट के बाद एक नया हाई, यानी कि हाइयर हाई हाइयर लो वाले पैटर्न, हाइयर हाई हाइयर एल लो, HHHL। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल HL क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूँ कंपाउंडर स्टॉक्स की। अब यहाँ पे एशियन पेंट्स अगेन हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आगे आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडर स्टॉक्स वाकई में क्या होते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कंपाउंडर स्टॉक्स बेसिकली एक तो ग्रोइंग फेज में होते हैं। ग्रोइंग फेज में मतलब कि उनका ईयर ऑन ईयर पिछले साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड था उस साल से नए साल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहता है और उनका चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा रहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय रिसर्च करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन या तो हम खुद से एनालिसिस करें, खुद से फिगर आउट करें, खुद से स्टॉक्स को फिल्टर करें बेस्ड ऑन आवर ओन रिसर्च, या हम किसी सर्टेन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की मदद लें। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर वेल रिसर्च्ड स्टॉक आइडियाज एंड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स, आप चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडब्रेन्स पोर्टल। मैंने लिंक और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती है, यहाँ पे आपको डिटेल में स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स के द्वारा, जिसमें बाई होल्ड सेल एंड ट्रेडिंग आइडियाज बताए जाते हैं रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती है, मंथली स्टॉक्स पिक्स होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सीजनल स्टॉक पिक्स होने के साथ IPOs जो आते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने लेस्कार्ट के IPO देखे थे, हमने यहाँ पे कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के IPO देखे थे। तो ऐसे IPOs के रिसर्च रिपोर्ट्स भी डिटेल में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विथ डीप एनालिसिस। इससे आपको बेसिकली आपकी ओवरऑल स्टडीज एंड रिसर्च को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है एंड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। सो इफ यू वांट टू स्टॉप गेसिंग एंड स्टार्ट रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग यू कैन हेड टू ट्रेडब्रेन्स पोर्टल। ध्यान रखिए डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक है, सो उससे थोड़े बहुत एफिलिएट अर्निंग्स हमें भी होगी। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं, समझते हैं कि कंपाउंडर स्टॉक्स कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में 5-6 हज़ार से ज़्यादा कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां यानी कि स्टॉक्स हैं। अब इन 5-6 हज़ार स्टॉक्स में से भी 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स की अगर हमें एक बास्केट मिलती है तो हमें फर्दर एनालाइज करने में मदद मिलती है। अब आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कंपाउंडर स्टॉक्स की जो कैटेगरीज होती हैं उनमें कौन से फिल्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बिजनेस करती है। ये क्रिप्टो की तरह नहीं है, बिटकॉइन की तरह नहीं है कि आए पैसा लगाया और बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड प्राइसेस वोलाटिलिटी दिखाने लगे। यहाँ पर प्राइसेस में वोलाटिलिटी तो देखने को मिलती है
बट उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सर्टेन बिजनेस एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एशियन पेंट्स ही हो गया, तो एशियन पेंट्स के बैकग्राउंड में इसका बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस से सर्टेन ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे हमने मिस्टर वीके का एग्जांपल लिया था, तो मिस्टर वीके क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में भी बैटिंग करते हैं, और बैटिंग में उनका एक सर्टेन रन स्कोरिंग होता है। बेस्ड ऑन दैट रन स्कोरिंग, पास्ट में उन्होंने मैचेज में कितने रन स्कोर किए, उन्होंने ऑन एन एवरेज हर मैच में ऑन एवरेज कितना रन स्कोर किया है, तो ये सब डाटा हमारे पास रहता है। और इसके साथ ही साथ हमारे पास ये भी डाटा रहता है कि हर कितने मैच में, जो जैसे कि पाँचवें मैच में वो सेंचुरीज निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस के दौरान हमें कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेट एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट को स्टडी करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि ट्रेड ब्रेंच पोर्टल पे आप देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, यहाँ पे रेवेन्यूज 2021 में 22,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और 2025 में देखें तो 34,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,300 करोड़ का था 2021 में, और 5,100 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे 2025 में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास डाटा यहाँ पे मिल गए हैं। अब ऐसे डाटा को लेकर हमें ग्रोथ रेट क्या है परसेंटेज के टर्म्स में, ये फिगर आउट करना होता है। अब परसेंटेज के टर्म्स में कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे 12% या उससे ज़्यादा का ग्रोथ रेट हम लेके चल रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी जो भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होते हैं। अब ये मैट्रिसेस कैसे हो सकते हैं, ये मैट्रिसेस हो सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ये मैट्रिक्स हो सकते हैं ग्रोथ रिलेटेड, ये मैट्रिक्स हो सकते हैं कैश फ्लो रिलेटेड, ये मैट्रिक्स हो सकते हैं डेट एंड लिक्विडिटी रिलेटेड, ये मैट्रिक्स हो सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी रिलेटेड। तो इन सभी मैट्रिक्स का एक हमारे पास कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए टू क्रिएट दैट सर्टेन क्वेरी जो भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें ना सिर्फ कंपनी की ओवरऑल सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी बल्कि उसके ओवरऑल कैश फ्लोज एंड वैल्यूएशंस पर भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कंपनी, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 2020 से 2024-25 तक हैं, साथ ही साथ ग्रोथ रेशियोज यानी कि जो इनका अर्निंग पर शेयर है, जो इनका नेट सेल्स है, जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ रेट है, वो कैसा रह रहा है, उसके डाटा हमारे पास यहाँ पे। साथ ही साथ वैल्यूएशन रेशियोज यहाँ पे देखिए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया या ईवी टू ईबिटा रेशियो हो गया, इनके डाटा 2020 से 2024-25 तक हैं। साथ ही साथ कैश फ्लो रेशियोज यानी कि कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे कैश आ रहा है या नहीं। देखिए कंपनी बिजनेस तो कर रही है, मान लीजिए कंपनी एक प्लेट नूडल्स बना के अपने कस्टमर्स को बेच रही है, लेकिन वो नूडल्स बनाने में ही उसको 100 रुपये लग जा रहे हैं, और वो कंपनी बेच रही है वो 80 रुपये का बेच रही है, तो यहाँ पे 20 रुपये का तो कंपनी को लॉस हो रहा है नूडल्स बनाने के बाद भी। तो कंपनी सेल्स तो जनरेट कर रही है, कंपनी के सेल्स पे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो हो रहा है, लेकिन कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है। सो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस एक स्टॉक स्क्रीनर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये सारे फिल्टर्स जो हमने अप्लाई किए थे इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। तो इस पे ध्यान दीजिए, करीब 5,308 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीनर पर। ये ट्रेड ब्रेंच पोर्टल का ही स्क्रीनर है, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 5,308 कंपनियां जो आ रही थी इसमें क्या इम्प्रोमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल्टर्स ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या था, सेल्स ग्रोथ रेट था, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेवेन्यू ग्रोथ रेट 5 सालों का लेंगे, इसके साथ ही साथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का लेंगे। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू ग्रोथ रेट में 12%, मिनिमम 12%। अब इसको जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये नंबर ऑफ कंपनियां 50% से भी कंपनियां ऐसी हैं ज़्यादा 5,000 में से जिनमें की रेवेन्यू ग्रोथ रेट 12% भी नहीं है। ठीक, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट पर आते। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी 12 से ज़्यादा पे अप्लाई करेंगे और अगेन 600 कंपनियों के आसपास यहाँ पे निकल गई। ठीक, ये तो हो गई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल्टर अप्लाई करेंगे आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों का ऑन एन एवरेज, एंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आरओसी 5 सालों का। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी को हम एटलीस्ट यहाँ पे 15 रखेंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 15 कर दिया, इसको हमने अप्लाई किया
तो मात्र 770 कंपनियां। अगेन हम यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% या उससे ज़्यादा कर देंगे, तो अगेन यहाँ पे 680 कंपनियां। अब ये 680 कंपनियां तो ऐसी हो गई जिनमें की सेल्स ग्रोथ रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट 12% या उससे ज़्यादा रहा है पिछले 5 सालों में। एंड इसके साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% या उससे ज़्यादा रहा है। अब हम यहाँ पे डेट रिलेटेड पैरामीटर ऐड करेंगे, डेट टू इक्विटी। सो बेसिकली डेट टू इक्विटी जनरली 1 से कम होना चाहिए कंपनियों के पास, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हो गया या फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे जनरली डेट टू इक्विटी हमेशा 1 से ऊपर ही रहता है, तो उनके लिए भी हमें अलग से एनालिसिस करनी होगी। मोस्टली यहाँ पे हमें वो कंपनियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा डेट टू इक्विटी 0 से 0.5 हम यहाँ पे 0.5 तक रखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये नंबर ऑफ कंपनियां अगेन 471 हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। अब हमें यहाँ पे चाहिए कैश फ्लो रिलेटेड। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर हमने ले लिया यहाँ पे। अब हमें ये चाहिए जो फ्री कैश फ्लो पर शेयर है, राइट, ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है वो पॉजिटिव रहे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एटलीस्ट एक, जितने शेयर्स हैं उस पे 1 रुपये पर शेयर जो है फ्री कैश फ्लो हो कंपनी का, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं रख रहे। तो इसको हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे 198 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही है जिनमें कि ये सभी पैरामीटर्स हमने फिल कर दिए हैं, राइट। 6000 कंपनियों से 198 कंपनियां ऐसी है जिनमें कि सेल्स ग्रोथ 12% हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 15% है। अब इसको फर्दर स्ट्रिंजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि नहीं भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 25% कर देते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी हम यहाँ पे 25% कर देते हैं। हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ रेट एटलीस्ट 15% हमें चाहिए। हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट रहा है वो भी एटलीस्ट 15% चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि फर्दर जो ये कंपनियाँ हैं मात्र 40 कंपनियों के पास आसपास ऐसी आ चुकी हैं। अब ये जो 40 कंपनियां हैं, अगेन यहाँ पे हम रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जो 40 कंपनियां डज नॉट मीन कि सभी की सभी कंपनियां वीके की कैटेगरी में आ गई, मिस्टर वीके जो हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। तो इसके बाद हमारी एनालिसिस शुरू होती है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की, कंपनी के ओवरऑल मोड की, यानी कि जो कंपनी जिस बिजनेस में है क्या उस बिजनेस सेगमेंट में एक तरह से उसका जो बिजनेस है वो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। एंड इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट उसका स्टेबल है या नहीं। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, तो मैनेजमेंट के बारे में स्टडी हमारी बहुत थॉरो होनी चाहिए। थॉरो एनालिसिस के साथ हमें यह समझ में आता है कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए सक्षम है या नहीं आने वाले समय के लिए, खासतौर पे चेंजिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर। एंड इसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो सकता है, EV टू EBITDA रेशियो हो सकता है, तो इन सब को भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। ये EV टू EBITDA रेशियो हो गया या प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, इसको भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां निकल के आ रही। तो बेसिकली फर्दर स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट हमें जरूर करिए और ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल को चेकआउट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।